बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आपसे दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नीदरलैंड्स की इमिग्रेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं ख़ुद गुज़श्ता 24 सालों से नीदरलैंड्स में रह रहा हूँ और काफ़ी मेरे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स, क्लाइंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इटली ने काफ़ी दफ़ा अपनी इमिग्रेशन खोली है और वहाँ पे लोगों को लीगल किया है और आइंदा भी जो है वो इमिग्रेशन खुलने के चाहते थे। स्पेन ने काफ़ी दफ़ा इमिग्रेशन खोली, पुर्तगाल में अभी भी खोली है, ग्रीस ने काफ़ी दफ़ा खोली। तो इमिग्रेशन खोलने के तो पहले तो बता दूँ कि दो बुनियादी मकासद होते हैं, वो भी बता दूँ कि वो क्या मकासद होते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नीदरलैंड्स ने मादी के अंदर जो अपनी इमिग्रेशन खोली उसका क्या तरीक़ाकार था, आइंदा अगर खोलेगा तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, अगर आप नीदरलैंड्स में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और आज की वीडियो में मुख्तसर ये भी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो हॉलैंड की जो वीज़ा रेशो है, यानी पाकिस्तान में, मिडल ईस्ट में, दुबई, सऊदीया, ओमान वगैरह में, या इंडिया, बांग्लादेश में वो वीज़ा अप्रूवल रेशो क्या है, तो वो भी आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप इसको शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम तर सवाल के जवाब मिल जाए, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे वही सवाल करते हैं जिसकी डिटेल्स मैंने वीडियो में दे दी होती है, फिर मैं उनका जवाब तो नहीं दे सकता, तरीके से टाइम वेस्ट होता है। अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो को शुरू से एंड तक देख लें तो आपको तमाम तर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको फिर आइंदा अगर आप वीज़ा प्रोसेस करेंगे तो आपको वीज़ा प्रोसेस करने में आसानी रहेगी। सही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नीदरलैंड्स का ज्योग्राफी, यानी नीदरलैंड जो है वो वेस्ट यूरोप के अंदर है। ये आपको यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, बेल्जियम और जर्मनी के बराबर में, और इसकी आबादी 17 मिलियन की। डच यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश यहाँ पे तकरीबन यूके के बाद हर कोई यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है नीदरलैंड्स के अंदर। लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और फैसिलिटीज़ भी हैं, यानी कि सोशल सिस्टम इनका बहुत डेवलप है और एक यूरोप के अंदर एक वेस्टर्न अमीर कंट्री, रिच कंट्री के अंदर इसका शुमार होता है। अच्छा, हॉलैंड का जितना सबसे पहले तो बताएं कि इमिग्रेशन खोलने का मकसद क्या था। जैसे काफ़ी दफ़ा इटली, स्पेन, ग्रीस और पुर्तगाल ने अपनी इमिग्रेशन खोली है, खोल रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि दो मकासद होते हैं उसके। एक मकसद तो ये होता है कि उनको मेन पावर की शॉर्टेज होती है, यानी वो चाहते हैं कि जो लेबर है उसकी अगर ज़रूरत है तो बाहर की थी नॉन यूरोपियन कंट्रीज को उसे बुलवाने से अच्छा है वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो इलीगल लोग हैं इनको लीगल कर दिया जाए। उससे उनको दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि उनकी जो लेबर, मेन पावर की जो शॉर्टेज होती है, लेबर शॉर्टेज, उसके वो फिल कर लेते हैं। और दूसरी जो उनका एक जो दूसरा मकसद ये होता है कि जो इलीगल लोग हैं अब ये लीगल तौर पे हमारे मुल्क में काम करेंगे, टैक्स पे करेंगे, इससे हमारे ममालिक की जो इकॉनमी लिफ्ट करेगी, ग्रो करेगी। ये होता है इमिग्रेशन खोलने के दो मकासद। अच्छा, हॉलैंड के अब चलते हैं मादी के अंदर। हॉलैंड ने जो सबसे पहले जो अपनी इमिग्रेशन खोली थी, जो देखा जाए ऑन रिकॉर्ड, अब जो सामने चीज़ें नज़र आती हैं, यानी रिसेंटली देखा जाए तो 1975 25 नवंबर 1975, यानी हॉलैंड की मुख्तलिफ ममालिक में, हॉलैंड खुद एक छोटा सा मुल्क है, 17 मिलियन की इनकी आबादी है, लेकिन हॉलैंड की भी मुख्तलिफ ममालिक में कॉलोनी रही हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर, इसी तरीके से सुरीनैम, इंडोनेशिया, और इसी तरीके से छोटे आइलैंड जो हैं अभी भी 6 आइलैंड, कुरासाओ, बुनेर और सेंट मार्टिन, अरूबा वगैरह, ये छोटे से 6 आइलैंड हैं कैरिबियन के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर। ये अभी भी नीदरलैंड्स की कॉलोनी है और यहाँ पे नीदरलैंड्स की कॉलोनी है। इस तरीके से सुरीनैम और इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका ये आज़ाद हो चुके हैं। तो 25 नवंबर सुरीनैम एक छोटा सा मुल्क है साउथ अमेरिका के अंदर। ब्राज़ील, और ये मैं आपको मैप पर दिखाता हूँ, ब्राज़ील और ब्रिटिश और फ्रेंच गियाना के दरमियान में। तो 25 नवंबर 1975 को नीदरलैंड्स सुरीनैम को आज़ाद कर रहा था, इंडिपेंडेंस दे रहा था। और उस वक्त जो है नीदरलैंड्स ने वहाँ पे अपने जो लोग थे उस वक्त वो यहाँ पर आए, तो उस वक्त नीदरलैंड्स में जितने भी इलीगल लोग थे उन्होंने इनको लीगल कर दिया। तो उस वक्त नीदरलैंड ने जो इलीगल लोग थे लीगल किया। उसके बाद फिर हॉलैंड ने ये इमिग्रेशन उसके बाद इस तरह का सिलसिला नहीं रखा, फिर इन्होंने थोड़ा पैटर्न चेंज किया। उसके बाद ये होता था कि भाई जो लोग नीदरलैंड में इलीगल आते थे उनको यहाँ पे एक टैक्स नंबर दे दिया जाता था। वो इस टैक्स नंबर में यहाँ पे 5 साल काम करते थे और 5 साल काम करने के बाद फिर वो जब रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते थे तो उनको परमानेंट रेसिडेंस परमिट मिल जाता था। और उसके 5 साल बाद भी फिर वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते थे, तो उसके मजीद परमानेंट रेसिडेंस परमिट के बाद उनको नेशनलिटी 5 साल बाद अप्लाई कर सकते थे, वो मिल जाती थी। अब 20-22 साल पहले नीदरलैंड्स ने ये भी तकरीबन सिस्टम ख़त्म कर दिया है। अब इन्होंने जो लास्ट टाइम अपनी एक एमनेस्टी खोली थी, यानी लीगलाइजेशन खोली थी, वो 2007 की बात है, और वो भी सिर्फ असाइलम सीकर्स के लिए रखी थी। वो असाइलम सीकर जो 2001 अप्रैल से पहले यहाँ पर आए हुए थे नीदरलैंड्स में, तो उनको कहा था कि भाई इनको लीगल कर दी जाए। उसके बाद नीदरलैंड्स ने कभी भी ओपन अपनी इमिग्रेशन नहीं खोली। उसके बाद नीदरलैंड्स ने अब तरीकाकार ये रखा है कि अब नीदरलैंड्स में
जॉब करने के लिए आना चाहते हैं तो जॉब के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर आप नीदरलैंड्स में जॉब करने के लिए आ रहे हैं और अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आपकी सैलरी जो है वो 3550 यूरो के नज़दीक होना चाहिए। यानी कि ये इसे कहते हैं हाईली स्किल माइग्रेंट। हाईली स्किल माइग्रेंट ये हॉलैंड ने काफ़ी सालों पहले एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था और जिसकी सैलरी 3550 यूरो यानी 3549 यूरो जिसकी सैलरी है ग्रोस सैलरी के अंदर, यानी आपका टैक्स भी शामिल होता है। तो अगर कोई कंपनी आपको, या अगर आप इंडिया में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं या बांग्लादेश में, यानी नॉन यूरोपियन कंट्रीज से अगर आप आ रहे हैं, इवन कि आप यूके से भी आ रहे हैं, तो आपको अगर कोई कंपनी इतनी सैलरी आपको ऑफर करती है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, उस पर आ सकते हैं। या दूसरा ये अगर जिसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है उसके लिए 4840 यूरो यानी 4840 यूरो आपकी ग्रोस सैलरी अगर कोई कंपनी आपको ऑफर कर रही है हाईली स्किल माइग्रेंट की बेस पे, तो फिर आप यहाँ पे जॉब वीज़े पे आ सकते हैं। अब ये एक अच्छी सैलरी है। अब ये लेबर कैटेगरी में तो ये सैलरी नहीं आती, यानी कि वो लोग जो कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, अकाउंटेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिन्होंने MBA वगैरह किया है, BBA किया है, BCS, ख़ासतौर पे जो हॉलैंड जो इनवाइट करता है वो करता है IT स्पेशलिस्ट को। जैसे बहुत से लोग इंडिया से भी आते हैं और कुछ लोग पाकिस्तान और दूसरे ममालिक से भी आते हैं, तो उनको वेलकम करता है इस वीज़े के बिहाफ पे। और इस वीज़े के बिहाफ पे अगर आप 5 साल रहते हैं यानी हाईली स्किल्ड माइग्रेंट पे, तो उसके बाद फिर आप नीदरलैंड्स की सिटीजनशिप यानी पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है हॉलैंड में इमिग्रेशन का सिलसिला। हॉलैंड अब इस तरीके से इमिग्रेशन नहीं खोलता जिस तरीके से इटली, स्पेन और ग्रीस, पुर्तगाल खोलते हैं। अब इन्होंने अपनी जॉब के लिए क्राइटेरिया रखा है। अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो फिर हॉलैंड में जो भी कंपनी आपको इस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है, जॉब दे रही है, तब आ सकते हैं। अच्छा, लोग काफ़ी पूछते हैं वकर भाई हॉलैंड को अगर लेबर की शॉर्टेज होती है, यहाँ पे भी लेबर की शॉर्टेज होती है, तो वो किस तरीके से फुलफिल करते हैं। देखिए 2004 के अंदर जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है जैसे रोमानिया, बल्गेरिया और इसी तरीके से एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक और यानी ईस्टर्न कंट्रीज जो है 2004 के बाद ये 1 बाय 1 जो है ये यूरोपियन यूनियन में शामिल होने लगे। और यूरोपियन यूनियन का कानून है, अगर आपके पास यूरोप के किसी भी यूरोपियन यूनियन की किसी भी एक मुल्क की सिटीजनशिप है तो आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाके रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं। तो ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के जितने भी लोग थे यूरोपियन यूनियन में शामिल थे। तो ये लोग अगर लेबर की शॉर्टेज होती थी, ज़्यादातर लोग जो है वो लेबर कैटेगरी के वो इन्हीं ममालिक से आते हैं और वो यहाँ पे जॉब कर लेते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, जिससे मैंने काफ़ी लोगों की वीडियो देखी, उन्होंने बताया कि भाई हॉलैंड में लेबर कैटेगरी हर कैटेगरी को बुला रहे हैं। इस तरह नहीं है। यहाँ पे मैं खुद यहाँ पे रह रहा हूँ तो यहाँ का इमिग्रेशन सिस्टम मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ कि यहाँ पे लेबर कैटेगरी से पाकिस्तान, इंडिया से लोगों को नहीं बुलवाया जाता। कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जैसे कि जब कुक वगैरह है, इस तरह के लोगों को तो बुलवा लिया जाता है, लेकिन नॉर्मल कैटेगरी में इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन टाइप के लोग जो हैं हॉलैंड या जर्मनी वगैरह इस तरीके से नहीं बुलाते हैं। और कुछ लोगों ने पूछा कि वकार भाई आजकल नीदरलैंड्स की वीज़ा रेशो क्या है। देखें तो नीदरलैंड्स की वीज़ा रेशो बहुत आजकल बुरी चल रही है कि मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा इस वक्त स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, नॉर्वे वगैरह का वीज़ा अप्लाई नहीं करें। और स्विट्ज़रलैंड का भी वीज़ा रेशो बहुत स्ट्रिक्ट चल रही है और बहुत से लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। अब नीदरलैंड सिर्फ उन्हीं लोगों को वीज़ा दे रहा है जो पहले नीदरलैंड्स में आके जा चुके हैं, या शेंगन स्टेट्स में, या उनकी एक अच्छी खासी ट्रेवल हिस्ट्री मौजूद है, उनको दे रहे हैं। या अगर कोरे पासपोर्ट पे यानी ब्लैंक पासपोर्ट पे सिर्फ उन्हीं लोगों को वीज़े दे रहे हैं जिनके पास फाइनेंशियल यानी जो उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो उसको जस्टिफाइड भी कर रहे हो, तो फिर उन लोगों को दे रहे हैं। वरना हर आम आदमी को नीदरलैंड वीज़ा नहीं दे रहे। तो इससे अच्छा है कि आप नीदरलैंड की जगह कुछ और जगह अप्लाई कर लें, फ्रांस में, स्पेन में, इटली में, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपके जो बहुत सारे सवाल थे उनके जवाब मिल गए। और आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। और अपने भाई के चैनल का भी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।